हेलो एवरीवन, आज के क्लिनिकल इंसाइट में हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि स्ट्रोक की वजह से सबसे ज़्यादा पेशेंट न्यूरोलॉजी में एडमिट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या क्या टाइप है और स्ट्रोक में क्या नए ट्रीटमेंट है। हम फिर बात करेंगे एआई का रोल क्या है स्ट्रोक में। तो एक्चुअली देखा जाए स्ट्रोक के मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक तब होता है जब कोई ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब कोई ब्लड वेसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और कॉज की वजह से वो रप्चर होती है। इन दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। प्लस साथ में देखा जाए इस्चेमिक स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी एडवांस हो रहा है और हर रोज़ नई नई दवाएं आ रही हैं। इसमें दो मेन दवाएं ऐसी हैं जो एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज के नाम से आती हैं। इनका कॉस्ट ऑल्दो महंगा है, 30 to 50,000 है सिंगल डोज का। बट इनके साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, इन दवाओं को हम 4.5 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं पर इसको 4.5 से 6 घंटे के बीच में भी देते हैं, बट हम गाइडलाइन की बात करें तो 4.5 घंटे कहते हैं। प्लस अच्छी बात यह है कि ये जो दवाएं हैं जो 30 से 50 हज़ार में एक डोज के लिए आती हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट इसको फ्री में अवेलेबल करा रही है सारे सरकारी अस्पतालों में। जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ पर भी टेलीफोन के जरिए न्यूरोलॉजिस्ट को अवेलेबल करा रहे हैं ताकि जो भी पेशेंट विंडो पीरियड में आ रहे हैं उनकी थ्रोम्बोलाइसिस की जा सके। प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि थ्रोम्बोलाइसिस के बाद में पेशेंट की रिकवरी नहीं होती है या फिर थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेस नहीं होता है तो आगे का क्या ऑप्शन है? तो थ्रोम्बोलाइसिस अगर सक्सेस नहीं होता है तो उसके बाद में थ्रोम्बेक्टोमी करने का ऑप्शन होता है। ऑल्दो ये सारी जगह अवेलेबल नहीं है, ये जहाँ पर न्यूरोसर्जरी टीम होती है, जहाँ पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वेसल्स के अंदर आर्टरी में एक गाइड वायर डालते हैं, उसके थ्रू जहाँ पर क्लॉट है, जहाँ पर थ्रोम्बस है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये तभी करते हैं जब कोई बड़ी ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन होता है, जिसको बोलते हैं लार्ज वेसल ऑक्लूजन यूजुअली। अब आज के टाइम पे मीडियम वेसल ऑक्लूजन के लिए भी थ्रोम्बेक्टोमी करने लगे हैं, बट मेनली लार्ज वेसल ऑक्लूजन के लिए तो करना ही करना होता है और इसको भी हम 24 आवर्स के अंदर करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि इस्चेमिक स्ट्रोक में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या दवाएं अवेलेबल हैं और थ्रोम्बोलाइसिस कब करना है। थ्रोम्बोलाइसिस अगर नहीं सक्सेसफुल हो रही है या उसके बाद में पेशेंट आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अभी हमने ये बात कर ली कि इस्चेमिक स्ट्रोक में पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस कब करनी है और थ्रोम्बेक्टोमी कब करनी है। सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये स्ट्रोक हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसमें काफ़ी टाइम निकलता है। प्लस उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये स्ट्रोक है, उसको सीटी स्कैन के लिए भेजना, फिर ये दूसरा बड़ा काम है। सीटी मशीन खाली होनी चाहिए, उसमें कोई और पेशेंट नहीं होना चाहिए और वो तब जाके सीटी स्कैन जल्दी से जल्दी हो पाएगी। गाइडलाइन के हिसाब से तो 25 मिनट के अंदर सीटी स्कैन हो जाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार इसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लग पाता है। फिर उसके आगे आती है कि सीटी स्कैन को इमीडिएटली समझने वाला चाहिए, कि मतलब जो सीटी स्कैन देख के बता सके कि पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है, कोई हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है। इसके लिए या तो कोई एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिर कोई एक्सपर्ट फिजिशियन हो, वो भी इतना बेसिक काम कर सकता है। प्लस या फिर रेडियोलॉजिस्ट हो। इस टाइम निकलने के बाद में फिर डिसाइड करना है कि पेशेंट विंडो पीरियड में है तो उसको थ्रोम्बोलाइसिस के लिए लेके जाना है। फिर थ्रोम्बोलाइसिस करने के लिए जो स्ट्रोक केयर की सारी टीम होती हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, बेड के लिए होता है, सारी चीज़ों के लिए सबको इन्फॉर्म करना होता है। तो इन सब सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम निकलता है। उसके बाद फिर आता है कि अगर थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो फिर थ्रोम्बेक्टोमी करना है। देन फिर पेशेंट को सीटी एंजियो कराना है। सीटी एंजियोग्राफी करने के बाद में जो इमेज बनती है उसको 3D में रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है। देन उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना होता है। देन रेडियोलॉजिस्ट बताता है कि कहाँ पर लार्ज वेसल का ऑक्लूजन है और अगर है तो फिर आगे हमको थ्रोम्बेक्टोमी के लिए बढ़ना है। इन सब सारी चीज़ों में कम से कम 3 से 4 घंटे के टाइम लग जाते हैं। तो अब ये 3 से 4 घंटे के टाइम को कैसे कम करा जाए, और ख़ास करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और सरकारी अस्पतालों में। तो इन सब सारी चीज़ों के देखते हुए इंडिया में तो नहीं, एटलीस्ट फॉरेन कंट्री में उन्होंने एक रिसर्च कराया कि क्या करें, ये जो सारा स्टेप्स मैनुअली एक एक करके इंसान के थ्रू कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन, मतलब ये सारे जो स्टेप्स होते हैं इसमें हर कहीं कोई ना कोई बंदा है जो सभी को इन्फॉर्म करता है, टेलीफोनिकली फ़ोन करता है, मैसेज करता है। तो क्या करें, इन सारे जगहों पर हम एआई इंटीग्रेट करते हैं। एक ऐप हो जो सबके पास में हो, जहाँ पर सीटी एनजीओ हो रही है वहाँ पर भी ऐप इंस्टॉल करें और उसके थ्रू ही ये मैसेज सारा का सारा जो अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं एक ही साथ सभी के पास चला जाए। ऐसा ही करा उन्होंने क्या करा, 4000 पेशेंट्स को इनरोल करा जो भी स्ट्रोक के थे और एक ऐप के थ्रू उनको सबका ट्रायज करा
सीटी एंजियो करते ही, सीटी एंजियो में जैसे ही आइडेंटिफाई करा कि लार्ज वेसल स्ट्रोक है, इमीडिएटली जितने भी स्ट्रोक केयर गिवर हैं सबको इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि स्ट्रोक लार्ज वेसल ऑक्लूजन है जिसको थ्रोम्बेक्टोमी की ज़रूरत पड़ती है। और इस दौरान जब तक सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट ने कंफर्म करा कि यस देयर इज ए लार्ज वेसल ऑक्लूजन जिसको थ्रोम्बेक्टोमी करने की ज़रूरत है। और ऐसा करते हुए जब उन्होंने थ्रोम्बेक्टोमी को सक्सेसफुली करा तो उन्होंने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर हम एआई इंटीग्रेट करके यूज कर रहे हैं तो नियरली ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम पूरे थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीजर में उन्होंने बचाया। प्लस सिर्फ ये 1 घंटे का टाइम नहीं बचाया, इस 1 घंटे का जो टाइम बचाया, जो इंटरवेंशन जल्दी हो पाई, उसके वजह से क्या हुआ, पेशेंट की जो रिकवरी थी काफ़ी जल्दी हुई। लॉन्ग टर्म जो उनका रिस्पॉन्स रहा काफ़ी बेटर रहा। प्लस जो सिर्फ रिकवरी की बात नहीं है, पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो काफ़ी कम हो गया, और ख़ास करके जो उनका आईसीयू स्टे है वो नियरली 50% डिक्रीज हो गया, जो ये 1 घंटे का अर्ली इंटरवेंशन करने की वजह से हुआ। प्लस अब इस तरह से जो एआई को हमने इंटीग्रेट करा अपने ट्रायल्स से लगा के, अपनी सीटी मशीन्स को लगा के, इसके वजह से कितने पैसे की बचत हुई अगर ये देखा जाए तो जो उन्होंने ये पूरा स्टैटिस्टिक्स लगा के देखा और क्वांटिफाई करा तो ये देखा कि नियरली $3 मिलियन पर 1000 पेशेंट उन्होंने सेव करा है। ये तो फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ का डाटा है। अगर ये सेटअप इंडिया में लगाएं तो हो सकता है इतना या इससे ज़्यादा पैसा हो सकता है हम अपने सेटअप में बचा सकें। तो एआई स्टार्ट करके हेल्थ केयर में लगाने में स्टार्टिंग में तो लगता है कि इट मे बी कॉस्टली, बट इसको अगर सही तरीके से सही जगह पर सही एप्लीकेशन की तरह हम स्टार्ट करें और अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इंटीग्रेट करें तो हो सकता है कि जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लाइफ सेव कर पाएँ, और उससे भी साथ साथ में हम बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं।